कल हमने रा, कल हमने राज्यसभा पढ़ा था कि राज्यसभा का संगठन कैसे होता है, राज्यसभा की कार्य और शक्तियां क्या क्या हैं। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा की प्रासंगिकता का वर्णन कीजिए, कि राज्यसभा प्रासंगिक है या नहीं है, या सिर्फ लोकसभा से ही जब शासन सुचारू रूप से चल सकता है तो राज्यसभा की जरूरत क्यों है। तो उसी अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो तब आपको राज्यसभा की आलोचनाएं और उसी के साथ साथ की प्रासंगिक क्यों नहीं है, और उसी के साथ साथ राज्यसभा की प्रासंगिकता की राज्यसभा के पक्ष में तर्क लिखने हैं। तो सबसे पहले है कि राज्यसभा को क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है, क्रिटिसिज्म क्यों होता है राज्यसभा का, उसकी आलोचना क्यों होती है। फर्स्ट है असंघीय संगठन, अगेंस्ट फेडरलिज्म। अब इसमें सबसे पहले ये जो फेडरलिज्म वर्ड आया है ना, ये आपको पता होना चाहिए फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म या संघात्मक व्यवस्था क्या होती है, जब किसी भी देश का, राज्य का जब निर्माण होता है तो बहुत सारे संघ समुदाय मिलके उसका निर्माण करते हैं। इसके दो एग्जाम्पल, जैसे एक तो अमेरिका बना है, 15 अलग अलग स्टेट्स थे जो कभी इंग्लैंड के आधिपत्य में थे। उन्होंने निर्णय लिया कि अगर हमें इंग्लैंड से आजादी चाहिए तो हमें एक रूप से संगठित होकर रहना होगा। तो सबसे पहले अमेरिका ने 15 स्टेट्स, जो आज 50 बन चुके हैं, उन 15 स्टेट्स ने मिलकर एक संघ बनाया था, जहां से फेडरलिज्म वर्ड की उत्पत्ति हुई थी। कि जब बहुत सारे संघ मिलके एक संघ में शामिल हो जाते हैं, एक राजनीतिक ढांचा अपनाते हैं, उसे फेडरलिज्म या संघीय ढांचा कहते हैं। उसी संघीय ढांचे को फिर बहुत सारे कंट्रीज ने अडॉप्ट किया। स्विट्जरलैंड ने अपनाया, कनाडा ने अपनाया, इंडिया ने अपनाया, लेकिन हमने पूर्णतः अमेरिका का ढांचा ना अपना के हमने कनाडा के फेडरलिज्म को लिया है, कि जिसके तहत हमारे जो कुछ ब्रिटिश कमिश्नरियां थी, कुछ देसी रियासतें थी, कुछ प्रांतीय क्षेत्र थे, जब आजादी मिली उन सब ने मिलके एक भारतीय शासन के अंतर्गत रहने का निर्धारण किया था। लेकिन इस संघ में जो ये सारी चीजें समाहित थी, इसके अंतर्गत इनको अलग होने का अधिकार इंडिया में नहीं है। अब अमेरिका का एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया, कि अमेरिका ने संघीय ढांचे के अंतर्गत, अमेरिका ने भी द्विसदनीय शासन प्रणाली, द्विसदन की पार्लियामेंट का अनुसरण किया है। तो उसका जो ऊपरी सदन है ना, सीनेट, जैसे हमारा ऊपरी सदन राज्यसभा है, तो अमेरिका ने अपने ऊपरी सदन में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया है, कि उसके ऊपरी सदन सीनेट में 50 स्टेट है तो हर स्टेट से दो दो प्रतिनिधि चुन के आते हैं, टोटल 100 है। लेकिन हमारा ऊपरी सदन जो राज्यसभा है, जिसको माना जाता है कि जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, कि जो स्टेट्स है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इनका प्रतिनिधित्व करता है राज्यसभा। तो उस राज्यसभा में लेकिन हमारे हर स्टेट की सीट इक्विवेलेंट नहीं है, किसी स्टेट से ज्यादा सदस्य आते हैं, कहीं से कम आते हैं, क्योंकि हमारे संघीय ढांचे के अंतर्गत राज्यसभा सदस्य संख्या जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की गई है। तो इसीलिए राज्यसभा की आलोचना की जाती है, कि जिस संघीय ढांचे को भारतीय संविधान के अंतर्गत अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत दो सदन बनाए गए हैं और जो ऊपरी सदन है उसको राज्यों का प्रतिनिधित्व दिया गया है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित कहां से होते हैं, राज्यों की विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। लेकिन उसमें सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, जबकि जनसंख्या के आधार पर दिया गया है, जहां ज्यादा जनसंख्या है वहां से ज्यादा प्रतिनिधि आते हैं। फिर नेक्स्ट आता है दलगत प्रतिनिधित्व। दलगत प्रतिनिधित्व क्या है, कि राज्यसभा के सदस्य एकल संक्रमण या मत प्रणाली के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व से चुने जाते हैं, जिसमें प्रत्येक पार्टी की कुछ सीटें होती हैं। अब इंडिया में जो 28 स्टेट्स हैं, जो यूटीज हैं, सब में जो केंद्र में जिसकी सरकार है, राज्यों में उसकी सरकार संभव नहीं होती, क्योंकि राज्यों में क्षेत्रीय दल ज्यादा है जिनकी सरकारें होती हैं। तो राज्यसभा में जो सदस्य जाते हैं, उस राज्य में जिस दल का प्रतिनिधित्व, प्रभुत्व होता है,
वो अपने सदस्यों को हुई चुन के, उस सभा, उसकी विधानसभा अपने पार्टी के ही सदस्यों को चुन सभा में। फिर है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के नहीं जाते हैं। जो आपके पेरेंट्स की आवाज आती है ना, आप अपना माइक तो कम से कम म्यूट करके रखा करो ना। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हैंड रेज करो, कि डिस्टरबेंस होती है दूसरे बच्चों को भी इससे। बेटा इस चीज का ध्यान रखा करो, अगर कुछ पूछना है हैंड रेज करो, मैं उसका नेम बोलूंगी फिर कि हाँ मैम ये दोबारा से बता दो एक बार। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रावधान है कि इसके सदस्यों को लोकसभा सदस्यों की तरह जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती है, तो इस सदन का इसीलिए कम महत्व है। फिर है शक्तिहीन सदन कि चाहे कार्यपालिका पर नियंत्रण से संबंधित शक्तियां हों, चाहे विधायी शक्तियां हों, लोकसभा को ये शक्तियां ज्यादा प्राप्त है, राज्यसभा को शक्तियां कम प्राप्त है। आमतौर पर ज्यादातर बिल सबसे पहले लोकसभा में ही पारित किए जाते हैं, वहां से पारित होने के बाद राज्यसभा के पास आते हैं। जबकि धन बिल है वो तो पहले लोकसभा में पारित होता ही नहीं, उससे संबंधित तो राज्यसभा की शक्तियां एक रूप से नगण्य है कि है ही नहीं उसके पास। 14 दिन के बाद अगर रोके रखता है अगर उस बिल को, तो अपने आप वो लोकसभा ने जैसा पारित किया था वैसा पारित माना जाता है। और आमतौर पे यही होता है, लोकसभा जिस बिल को पास कर देती है, राज्यसभा उसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है। साथ ही साथ जब संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन तभी होता है जब किसी बिल को लेके दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में सहमति नहीं बन पा रही हो, तभी होता है। तो 3 ही बार हुआ है अब तक भारतीय संसद के इतिहास में। तो जब संयुक्त अधिवेशन होता है तब भी कोई भी प्रस्ताव, सबसे पहली बात तो अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। दूसरी बात, कोई भी प्रस्ताव उस संयुक्त अधिवेशन में साधारण बहुमत से पारित होता है, और लोकसभा का बहुमत में सदस्य संख्या राज्यसभा से दुगनी है, तो बहुमत हमेशा उन्हीं का ज्यादा होता है, उन्हीं के बहुमत के आधार पर बिल पारित हो जाता है। फिर है बिल को दोहराना लाभदायक नहीं है कि जब जनता द्वारा चुने गए प्रत्यक्ष प्रतिनिधियों के सदन ने जिस बिल को पास कर दिया है, राज्यसभा के पास आके वो बिल फिर उन्हीं चरणों से गुजरता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, तो इसमें समय की बर्बादी होती है, वो अनावश्यक है। मनोनीत सदस्य कि राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं, 12 सदस्य हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वो सदस्य अपने क्षेत्र के प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति होते हैं, लेकिन राज्यसभा में वो बहुत ही कम भूमिका दिखाते हैं कि राज्यसभा के कार्यों में उनका इंटरेस्ट ना के बराबर होता है। फिर है राजनीतिक शरण कि राज्यसभा को एक ऐसा सदन माना जाता है कि अगर कोई भी नेता, कोई भी प्रतिनिधि अगर कहीं से नहीं चुना जा रहा है और वो उस राज्य में जिस दल की सरकार है उसका चहेता नेता है, तो उसको राजनीतिक पद दिलवाने के लिए वहां की विधानसभा सदस्य, क्योंकि बहुमत उसका है, उसकी पार्टी का, उनको चुन के राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है। और इसी तरह से मनोनीत सदस्यों की अवधारणा में होता है। तो किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक शरण दिलवानी है, राजनीतिक प्रतिनिधि बनवाना है, तो उसको राज्यसभा सदस्य नियुक्त कर देती है, कई बार बहुमत प्राप्त दल। फिर है अनावश्यक और अनुपयोगी कि यूजलेस है ये, कि यहाँ पर ना तो कोई महत्वपूर्ण विधेयक आता है, ना इसके पास इतने अधिकार हैं कि वो लोकसभा के आदेशों की अवहेलना कर सके, किसी विधेयक को पारित करने से मना कर दे। अगर मना करता है तो संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन के दौरान भी लोकसभा का बहुमत ही ज्यादा है, तो उन्हीं के बहुमत से वो पास हो जाता है बिल। और इसीलिए बैंथम ने कहा है कि अगर द्वितीय सदन प्रथम सदन से सहमत होता है तो वो निरर्थक है, कि उसकी जरूरत ही नहीं, उसने तो उसकी हाँ में हाँ मिलाई है। और अगर असहमत है तो उसको माना जाएगा ये बाधक बन रहा है किसी भी विकास योजना के लिए। तो ये थी कि राज्यसभा की आवश्यकता ना हो इस पक्ष में, या राज्यसभा की आलोचना किन आधारों पर की जाती है।
अब है कि राज्यसभा के पक्ष में तर्क या राज्यसभा की प्रासंगिकता किन आधारों पर प्रदर्शित होती है। तो सबसे पहले है बिलों का पुनर्निरीक्षण, कि राज्यसभा को हम ये माने कि राज्यसभा वित्तीय मामलों में लोकसभा से कमजोर है, लेकिन ये एक ऐसा सदन, निरर्थक सदन नहीं है, क्योंकि लोकसभा के पास बहुत काम होता है, बहुत बिल होते हैं। कई बिल जल्दबाजी में लोकसभा पारित कर देती है, जिन पर थोड़ा समय से विचार विमर्श की जरूरत होती है, और वो काम राज्यसभा करती है। कि एक व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है, उससे अगर कोई चूक हो जाए, तो अगर दूसरा व्यक्ति उपलब्ध है, दूसरा सदन उपलब्ध है, तो कई बार उसकी नजर से जो चीज, जिस विचार विमर्श में कमियां रह गई हैं, उनको राज्यसभा में विस्तृत रूप से विचार विमर्श होता है, उन कमियों पे और दूर करने का हर संभव प्रयास होता है। इसी का एक उदाहरण है 1979 में राज्यसभा ने लोकसभा द्वारा विशेष न्यायालय विधेयक में महत्वपूर्ण संशोधन किए थे। ये विशेष न्यायालय विधेयक क्या था? न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित विधेयक था, जो लोकसभा की जल्दबाजी से पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर है विवादहीन बिलों का पेश होना, कि लोकसभा में अधिकतर बिल पेश होते हैं, लेकिन विवादहीन कुछ बिल, जो दैनिक जरूरतों के राज्य का शासन संचालन स्मूथली चलाने के लिए जो बिल ऐसे होते हैं जिनका पास होना जल्दी पास होने चाहिए, उन्हें आमतौर पर राज्यसभा में पेश कर दिया जाता है। राज्यसभा से वो पास हो जाते हैं कुछ विचार विमर्श के बाद, तो उसके बाद लोकसभा तुरंत ही उन्हें अपनी स्वीकृति दे देती है, जिससे समय की बचत होती है। फिर वाद विवाद का ऊंचा सत्र, कि लोकसभा की अपेक्षा राज्यसभा में वाद विवाद ऊंचा होता है, क्योंकि लोकसभा में जो बहुमत दल की सरकार होती है, वो कई बार अपनी हित साधना के लिए भी उस बिल के जो कमियां हैं उनको छुपाने की कोशिश करती है, जबकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें अपना पद खोने का डर नहीं होता है, कि वो 6 साल के लिए नियुक्त किए गए हैं, स्थायी सदन के सदस्य हैं। ये नहीं है कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा, सदन पूरा का पूरा खत्म होगा, ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसीलिए वहां शांतिपूर्ण विचार विमर्श, वाद विवाद होता है किसी भी विषय को। फिर स्थायी सदन तथा विशेष अधिकार, की राज्यसभा एक स्थायी सदन है। जैसे लोकसभा में अगर मंत्री परिषद द्वारा पारित किया गया विधेयक पारित नहीं होता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब समझा जाता है मंत्री परिषद भंग हो गई है, उसने अपना विश्वास खो दिया है, मंत्री सरकार भंग होगी। लेकिन राज्यसभा ऐसा नहीं है, वो एक स्थायी सदन है, वो कभी भी भंग नहीं होती है। साथ ही साथ राज्यसभा को लोकसभा से कहीं अधिक शक्तियां प्राप्त है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कल 2 आर्टिकल करवाए थे, आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312, अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312। 249 के अंतर्गत राज्य सूची के किसी भी विषय को राज्यसभा संसद के क्षेत्र या केंद्र सरकार के नियंत्रण में लेके आ सकती है, और 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाएं, जिसके तहत पूरे देश का प्रशासनिक ढांचा चलता है, उसकी व्यवस्था भी कर सकती है। फिर है योग्य व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व, कि लोकसभा में ये जो साहित्य, कला, विज्ञान आदि अपने क्षेत्रों में प्रसिद्धि प्राप्त जो व्यक्ति होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सक्रिय राजनीति या चुनाव प्रचार या इस तरह की गतिविधियों में, कि राजनीति को एक अपराध श्रेणी में रखते हुए ऐसी गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेते, जबकि ऐसे उत्कृष्ट विद्वान व्यक्तियों को देश की जरूरत होती है, देश को इन व्यक्तियों की, उनके योगदान की जरूरत होती है, उनके ज्ञान की जरूरत होती है, तो ऐसे व्यक्तियों को इस सदन में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। फिर है संशोधन की समान शक्ति, कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो संवैधानिक शक्तियां हैं, जिसके अंतर्गत संविधान के लागू होने के बाद वर्तमान परिस्थिति में भी जैसे जैसे परिस्थितियां परिवर्तित होती हैं, संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होती है, और उस संशोधन के लिए लोकसभा के समान ही राज्यसभा को समान शक्तियां मिली हुई हैं। अकेला लोकसभा किसी भी संवैधानिक संशोधन को पारित नहीं कर सकता है। फिर आती है आपातकालीन घोषणा को भी अकेला लोकसभा पारित नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति चाहे 352, 56, 360
किसी भी आर्टिकल के तहत संकट काल की घोषणा करे, उसे पूरी संसद की स्वीकृति मिलनी चाहिए आपातकाल को लागू रखने के लिए। संसद स्वीकृति का मतलब है लोकसभा राज्यसभा दोनों की। फिर नियुक्तियों के संबंध में भी और उन जिन व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है उनको पद से हटाने के संबंध में भी राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्ति मिली है। जैसे राष्ट्रपति को पद मुक्त करने के लिए, उसी के साथ उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए, अटॉर्नी जनरल्स के लिए, इसके लिए दोनों सदन, संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा की अलग अलग, कि लोकसभा के 2/3 बहुमत और फिर राज्यसभा के 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए। ये नहीं कि दोनों की टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 नहीं। फिर है भारतीय संवैधानिक प्रणाली के अनुरूप, कि भारत ने जिस संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है, ब्रिटेन से ली गई है संसदीय शासन व्यवस्था, इसके अंतर्गत 1935 के अधिनियम में भी ब्रिटिश शासनकाल में केंद्रीय विधानमंडल के 2 सदन थे और वही परिपाटी वर्तमान में भी चल रही है। हमारी संसद द्विसदनीय है। फिर आता है संघीय सिद्धांत के अनुकूल, कि भारत में संघीय प्रणाली को अपनाया गया है, संघात्मक नहीं संघीय प्रणाली, कि फेडरलिज्म का वो एस्पेक्ट जिसके तहत विभिन्न इकाइयां मिलके, मीन्स देसी रियासतें, प्रांतीय क्षेत्र, ब्रिटिश कमिश्नरी, ये इकाइयां थी जिन्होंने मिलके भारतीय संघ का निर्माण किया। लेकिन जिस संघ का एक बार निर्माण हो गया, उस संघ से फिर ये इकाइयां अलग नहीं हो सकती और संघ का जो प्रतिनिधित्व या इकाइयों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा ही करती है। फिर है आधुनिकता के अनुकूल, कि आधुनिकता के अनुकूल में है आजकल जितने भी लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक देश हैं उन सब में द्विसदनीय प्रणाली को अपनाया गया है और इसी प्रजातांत्रिक परंपरा या प्रजातांत्रिक आधुनिकता का भारत भी अनुसरण कर रहा है। हमारे भी संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ये थी राज्यसभा की प्रासंगिकता और इसीलिए जाकिर हुसैन ने भी कहा है कि दोनों सदन अपना अपना अस्तित्व रखते हैं और उनकी एक दूसरे के ऊपर उच्चता नहीं है, कि ना कोई किसी से ऊंचा है ना कोई किसी से नीचा है। दोनों मिलके सहयोग से सदन का काम करते हैं और देश का शासन संबंध सुचारू रूप से चलाते हैं। और इसके बाद इनके संबंध पर ही नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन है, लोकसभा तथा राज्यसभा में संबंध, कि दोनों में क्या संबंध है। तो सबसे पहले इन दोनों सदनों के संबंध को दर्शाया गया है धन संबंधी बिल या बजट को पास करने से संबंधित। तो जो धन संबंधी बिल है उसके संबंध में लोकसभा की शक्तियां राज्यसभा से ज्यादा हैं, क्योंकि जो वार्षिक बजट पेश किया जाता है या धन संबंधी बिल बजट पेश किया जाता है वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से सब लोकसभा में प्रथम पेश किया जाता है। लोकसभा की स्वीकृति के बाद उसे राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा उस बिल को 14 दिन अपने पास रख सकती है। अगर उस अवधि में उसने उस बिल को स्वीकार कर लिया है तो संसद के दोनों सदनों से पारित माना जाएगा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देगा। लेकिन अगर 14 दिन की अवधि में वो स्वीकृति नहीं देती है राज्यसभा, तो ना नकारती है ना स्वीकृति देती है। तो जैसे लोकसभा ने उसे पारित किया था, एज इट इज ही वो राज्यसभा की स्वीकृति का इंतजार ना करते हुए राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है स्वीकृति के लिए। और तीसरी चीज, अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर की अवधि समाप्त होने से पहले उस बिल में कुछ संशोधन की सिफारिश करके लोकसभा को वापस भेज देती है बिल, तो ये लोकसभा पे डिपेंड है कि वो उसकी सिफारिशों को स्वीकृत करे या फिर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए उस बिल को भेज दे। जबकि भारत की जो राज्यसभा है उसकी धन बिल से संबंधित शक्तियां अमेरिका के सीनेट से कम है, कि अमेरिका में सीनेट ऊपरी सदन है लेकिन ऊपरी सदन उनका ज्यादा शक्तिशाली है, जबकि वो इंग्लैंड के लॉर्ड सदन, इंग्लैंड का ऊपरी सदन है लॉर्ड सदन, लॉर्ड सदन से शक्तिशाली है। सीनेट से कमजोर है तो इंग्लैंड के लॉर्ड सदन से शक्तिशाली है, क्योंकि उनका कॉमन सदन हमारे लोकसभा की तरह काम करता है लेकिन उनका लॉर्ड सदन हमारी राज्यसभा से भी ज्यादा कमजोर है।
फिर आता है साधारण बिलों से संबंधित दोनों सदनों के अधिकार। तो साधारण बिल से संबंधित लोकसभा और राज्यसभा दोनों के समान अधिकार हैं। ये बिल कहीं भी पहले प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। अगर पहले लोकसभा में पास होता है तो राज्यसभा में जब वो बिल आता है तो उस बिल को वो 1 महीने की अवधि तक अपने पास रोक सकता है, उसमें स्वीकृति देगा या अस्वीकृति प्रदान करेगा। अगर राज्यसभा ने अस्वीकृत किया है उस बिल को तो लोकसभा पुनः उस बिल को संशोधन जो बताए हैं या जो कारण बताए हैं उनको संशोधित करते हुए पास करके फिर राज्यसभा के पास पहुंचेगी। राज्यसभा जब स्वीकृति दे देगा तो राष्ट्रपति के साइन के पास। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि साधारण बिल को या तो दूसरा सदन रद्द कर सकता है या असहमति जता सकता है या फिर ना पास करने की अवस्था में 6 महीने तक अपने पास रोक के रख सकता है। और अगर 6 महीने हो जाते हैं ना कि 1 महीने की अवधि में या तो वो संशोधन का सुझाव देगा या रद्द करेगा, लेकिन अगर 6 महीने तक उसने ना तो उसे अस्वीकृत किया ना स्वीकृत किया उस बिल को, 6 महीने बीत गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, जैसे कि 3 बार बुलाई गई है अब तक बैठक। उस संयुक्त बैठक में दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य साधारण बहुमत से उस बिल को पास करते हैं। बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। फिर थर्ड चीज लोकसभा और राज्यसभा के संबंध से संबंधित है कार्यपालिका पर नियंत्रण, कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है जिसके तहत कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन व्यवहारिक रूप में जो कार्यपालिका है वो सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं, क्योंकि राज्यसभा मिलके बनती है राज्यों के विधानसभा द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से और लोकसभा मिलके बनती है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों से। तो हमारी कार्यपालिका जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, जनता का सदन है लोकसभा, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन राज्यसभा के सदस्य मंत्री भी मंत्री परिषद से प्रश्न काल के दौरान प्रश्न पूछ सकते हैं। मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में भी पारित हो सकता है और अगर राज्यसभा में पारित हो गया तो फिर वो लोकसभा में भेजा जाता है, फिर वहां पारित हो गया तो मंत्रिमंडल को सरकार गिर जाएगी, उन्हें त्याग पत्र देना होगा। तो ये नहीं है कि अगर सरकार गिरानी है, मंत्रिमंडल को भंग करना है तो लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा, राज्यसभा में भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो सकता है। तो स्पीकर नहीं करेंगे, आज सिर्फ यही तक करेंगे कि हमारी लोकसभा हो गई है, राज्यसभा हो गई है, उसी के साथ साथ राज्यसभा की क्या प्रासंगिकता है या राज्यसभा की आलोचना किन आधारों पर की जाती है, राज्यसभा की उपयोगिता क्या है और साथ ही साथ राज्यसभा और लोकसभा में क्या संबंध है, दोनों संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत मिलकर कैसे काम करती है। तो यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई क्वेरी है तो पूछो।